Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. So today we have to start 10.3 new techniques and questions. Okay, it was R.E.M. Wheeler after he took over as the Director General of ASI in 1944 who rectified this problem. अब जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि ये लोग प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे थे, जो भी पहले के डायरेक्टर जनरल रहे हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा। ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स और चीजें मिल रही हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हम आज जानते हैं, और ये लोग पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उस प्रॉब्लम को R.E.M. व्हीलर ने, जो नए डायरेक्टर जनरल आए थे 1944 के अंदर, उन्होंने इस चीज को प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, सॉर्ट आउट किया. Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mount rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. अब उनको ये समझ में आया था कि इसकी स्ट्रेटिग्राफी जो रही है उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है बजाय सीधे उस माउंट को हॉरिजॉन्टली खोदते जाने के लिए. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. अब ये जो थे ये खुद ex-army brigadier रहे हैं उस समय में, तो ये अपने साथ में मिलिट्री प्रिसिशन जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो भी आर्कियोलॉजी के अंदर लेके आई, यानी कि जो एक्सपीरियंस इनका मिलिट्री के हिसाब से था उस हिसाब से वो चीजें यहाँ पे भी करने लगे. The frontier of the Harappan civilization have little or no connection with present day national boundaries. अब उस समय में जो हरप्पन सिविलाइजेशन रहा करता था उसका आज या थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा या बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होगा जो आज हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं उससे. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. अब ये जो चीज बोली गई है कि इसका कोई छोटा मोटा या बिल्कुल ही लिंक नहीं है हमारी आज की नेशनल बाउंड्री से, कहने का मतलब ये है कि जब सब कॉन्टिनेंट के टुकड़े हुए, पाकिस्तान जब बनाया गया, तो अधिकतर जो हरप्पन सिविलाइजेशन वाली टेरिटरीज थी, जो जगह थी, साइट्स थी, वो सब कहाँ चली गई? पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर चली गई. This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. और यही सारी चीजें जो हैं उससे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनके पास में सिर्फ लोकल साइट्स जो थी इंडिया की वो ही रह गई थी खोजबीन करने के लिए. An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. अब कई सारे सर्वे कराए गए कच्छ जो गुजरात के अंदर है वहां पर, और भी कई हरप्पन सेटलमेंट्स जो है वो देखे गए, एक्सप्लोर किए गए, पंजाब के हो या हरियाणा के हो. ठीक है, ये सारी हरप्पन साइट्स जो थी उसमें. While कालीबंगन, लोथल, राखी, गरही and most recently धोलावीरा have been discovered. अब ये कुछ जगहों के नाम दिए गए जो इंडिया के अंदर हैं जहाँ पे ये चीज एक्सप्लोर की गई है और निकाले गए हैं वहां से आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखी, गरी और अभी रिसेंटली धोलावीरा. Explored and excavated. As part of these efforts, fresh and explorations continue. जो एक्सप्लोर किए गए, एक्सकवेट किए गए, सारे एफर्ट्स लगाए गए और अभी रिसेंटली यहाँ पे काफी अच्छी एक्सप्लोरेशन की गई है और कंटिन्यू है वो चीज. समझ में आया? मैम ये ASI के सिंबल क्या होते हैं? स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया जा रहा था उससे रिलेटेड है ये. ओके मैम. हाँ, ओके. अब है Over the decades, new issues have assumed importance. पिछले कुछ बीते दशकों से नए इश्यूज जो है उनको इम्पोर्टेंस मिली है. Where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अक्सर क्या ढूंढते हैं कि एक कल्चरल सीक्वेंस हो, मतलब एक सीक्वेंस में जो चीजें मिली हैं उसको वो समझें, और दूसरे जो है वो क्या कोशिश कर रहे हैं, एक लॉजिक जो है इन लोकेशन स्पेसिफिक साइट्स पर कि इन्हीं पर्टिकुलर जगहों पर क्यों चीजें मिल रही हैं उसका लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. अब ये उन सारी ही चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छी चीजें थी, जो आर्टिफैक्ट से रिलेटेड थी, कि ये क्या प्रॉपर फंक्शन किया करती थी, क्या इस समय में उस समय में इनका क्या मोटो रहा होगा, इन चीजों को इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा, वो सब चीजें भी कोशिश की जा रही है समझने की. Since the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology.
1980 से ही उस समय में काफी इंटरनेशनल इंटरेस्ट देखे गए हैं हड़प्पन आर्कियोलॉजी के अंदर. स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. स्पेशलिस्ट जो हैं सबकॉन्टिनेंट के हों या अब्रॉड के हों, वो दोनों दोनों ही जगहों के, मतलब दोनों ही सबकॉन्टिनेंट या अब्रॉड से जितने भी लोग हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं, दोनों ही, हड़प्पा पे भी और मोहनजोदारो पे भी. They are using modern scientific techniques, including surface exploration, to recover traces of clay, stone, metal, plant, and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. ये लोग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे. सरफेस एक्सप्लोरेशन हो कि क्ले के निशान जो है वो कैसे है, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स जो है उनको भी, और छोटी से छोटी माइन्यूटली एनालिसिस, यानी कि छोटी से छोटा बारीक चीज पर भी डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है, जितने भी वहां पर अवेलेबल चीजें हैं, जो सबूत मिले हैं उसका. These explorations promise to yield interesting results in the future. ये एक्सप्लोरेशन जो है आगे जाकर के फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको दे सकते हैं. इसीलिए समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. Okay. So now we have to start this problems of piecing together the past. अब problems क्या आई है पुराना जो past है उसको जोड़ने की. As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. आज जैसा कि हमने देखा है, हरप्पन स्क्रिप्ट जो है उसी की मदद से ये लोग नहीं इस पुराने सिविलाइजेशन को समझे हैं. इसके अलावा जितने भी वहां पे मटेरियल मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उससे भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कोशिश करी है हरप्पन लाइफ को दोबारा से बनाने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की. This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical regions. अब जो मटेरियल इन्होंने देखे हैं, जिससे जो एविडेंस इनको मिले हैं, जिससे इन्होंने दोबारा कोशिश करी है हरप्पन लाइफ को बनाने की, उनके अंदर है पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स. इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियलों में कपड़े, लेदर, वुड, रीड, जो डिकम्पोज प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स है उनको भी, जो ट्रॉपिकल रीजन में अधिकतर पाए जाते हैं, उनको भी इन्होंने स्टडी किया है. व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, बर्न क्ले और टेराकोटा, मेटल एक्सेट्रा. जो चीजें सर्वाइव कर पाई हैं वो है स्टोन, जली हुई क्ले, टेराकोटा, मेटल एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे. अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड. ये भी इम्पोर्टेंट है समझना, याद रखना कि पुरानी टूटी फूटी चीजें जो है लोग बाग उसे फेंक दिया करते थे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हुआ करती थी उनको रिसाइकिल करके यूज किया करते होंगे. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. Consequently, ये भी चीज समझना जरूरी है कि ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो ढूंढे गए हैं, या तो ये खो गए थे पास्ट में, या फिर इनको दबा दिया गया, या फिर इनको जो है अब कभी रिट्रीव नहीं किया गया, कभी दोबारा से रिकवर नहीं किया गया है. इन अदर वर्ड्स, सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रादर देन टिपिकल. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सब चीजें जो मिली हैं ये एक एक्सीडेंटल हो सकती हैं बजाय टिपिकल होने के. समझ में आया? यस मैम. ओके. अब है क्लासिफाइंग फाइंड्स. अब ये जो चीजें मिली हैं इनको क्लासिफाई करना. ठीक है. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. ये सारे आर्टिफैक्ट्स जो है इनको रिकवर करने के लिए जो चीजें की गई हैं वो सिर्फ शुरुआत है आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स. आर्कियोलॉजिस्ट फिर अपनी चीजें जो ढूंढी गई होती है उनके द्वारा वो उसको क्लासिफाई करते हैं. एक सिंपल प्रिंसिपल होता है क्लासिफिकेशन का. पहले तो होता है टर्म्स में मटेरियल के, जैसे स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी एक्सेट्रा. दूसरी चीज होती है कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि फंक्शन. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आर्टिफैक्ट टूल मिला है या ऑर्नामेंट मिला है, दोनों ही चीजें मिली हैं, तो ये किस किस रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा, वो चीज यहाँ पे देखी जाती है. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of material, such as a stone, clay, metal, bone, ivory, etc. The second and more complicated is in terms of function. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is tool or an ornament or both, or something meant for ritual use. पहले तो चीजें ढूंढते हैं, फिर उसका मटेरियल देखते हैं, फिर देखते हैं कि अगर इस
चीज जो मिली है इसका क्या फंक्शन रहा करा होगा उस समय में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई टूल मिला है या ऑर्नामेंट मिला है, कोई आर्टिफैक्ट मिला है, वो टूल है, कोई औजार है, या कोई पहना ज्वेलरी है, या वो दोनों ही है, और इसका क्या यूज हुआ करता होगा, ये इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with the present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obvious example। अब चीजें समझना इस तरह के आर्टिफैक्ट्स की जिनका कोई एक अक्सर ऐसा शेप है जिससे हम आज के जमाने की जो चीजें हैं वो भी रिजेंबल कर पाए, उससे मिलती जुलती हो, जैसे बीड्स, क्वेंस, स्टोन ब्लेड्स, पॉट्स, उनके ऑब्वियस एग्जांपल हैं कि ये क्यों इस्तेमाल किए जाते होंगे उस जमाने में भी। शेप देख करके समझ में आता है। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave or in a kiln? आर्कियोलॉजिस्ट जो है फिर ये पता लगाते हैं कि क्या इसका फंक्शन होगा किसी भी आर्टिफैक्ट का, बाय इन्वेस्टिगेट करते हैं वो कि ये कहाँ पे ढूंढा गया है, अगर घर में मिला है, ड्रेन में मिला है, या ग्रेव में मिला है, या फिर एक किलन यानी कि भट्टी में मिला है। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence। कई बार जो है इनको दोबारा से चीजें इनडायरेक्ट एविडेंस जो होते हैं उसको वापस से समझना पड़ता है, यानी कि किसी भी चीज का असल मतलब निकालने के लिए उनको कई तरीकों से सोचना पड़ता है। For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including डिपिक्शंस इन स्कल्पचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कपड़े के निशान जो मिले हैं ह्यूमन साइट्स, हरप्पन साइट्स पे मिले हैं, उसके बारे में पता लगाना हो तो हम उसे इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो देखेंगे कि क्या उस स्कल्पचर पे डिपिक्ट किया गया, बताया गया है, उससे रिलेटेड जो सबूत मिले हैं उससे हम इनडायरेक्ट उसको रिलेट करेंगे। मैम आर्कियोलॉजिस्ट, यस, ये फाउंड फाउंड वाली लाइन वापस बताना। फाउंड वाज इट फाउंड इन अ हाउस, इन अ ड्रेन, इन अ ग्रेव, इन अ किलन। किलन। ये वाली लाइन। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं चीजें जब मिल जाती हैं उनको, आर्टिफैक्ट्स जब मिल जाते हैं तो उसके बारे में जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका मटेरियल, वो किस तरह की मटेरियल का बना हुआ है या उसका क्या शेप है, उसके अलावा वो किस जगह पे मिला हुआ है, वहां पर घर में मिला है, किसी ड्रेन सिस्टम में मिला है, कब्र में मिला है, या किलन यानी भट्टी में मिला है, उस तो मैम जहां पे वो ग्रेव का चीज मतलब मिली क्या है। होता है? ग्रेव का मतलब क्या होता है? यू डोंट नो द ग्रेव? जिसमें दफनाया जाता है। अच्छा, ओके। वहां पे मिला है उससे भी डिपेंड करता है कि इस चीज का क्या इस्तेमाल रहा होगा। आप समझ में आया? ओके मैम। ओके। कई बार जो है ये जो हरप्पन साइट्स होती हैं, जैसे कॉटन के बारे में बात कर रहे थे हम कि हरप्पन साइट पे मिले हैं, इसके निशान मिले हैं, सबूत मिले हैं, तो उसका इनडायरेक्ट ये डिपिक्ट भी करते हैं, जैसे कि अपने अजम्पशन जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से भी लगाते हैं। कोई स्कल्पचर पे अगर कुछ दिखाया गया है कपड़ों से रिलेटेड तो वो उसके साथ में उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। उनको कई सारे फ्रेम्स जो है वो डेवलप करने पड़ते हैं जिससे वो चीजों को रेफर कर सकें, यानी जोड़ करके देख सकें। We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of the cultural sequence in which it was found and in the terms of comparison with finds in Mesopotamia। अब जो पहली हरप्पन सील हमें, जैसे हमने देखा था कि पहली हरप्पन सील जो मिली थी वो समझ नहीं पा रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट ये किस चीज से है, जब तक कि उनको कोई जगह जो है उस चीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिली, दोनों ही कल्चरल सीक्वेंस से रिलेटेड मिली हो दूसरी जगह पे, और कंपैरिजन उन्होंने फिर किया मेसोपोटामिया से, तब वो जाकर के इसके बारे में आगे कोई चीज बता पाए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। देन 11.2 प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये जो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उसकी क्या दिक्कतें आती हैं? Problems of archaeological interpretations are perhaps more evident in attempts to reconstruct religious practices। अब चीजों को ढूंढना, उनको स्टडी करना और फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेट करना कि भाई ये कहाँ पे कैसे हुआ करती होगी, इसके शेप ऐसा है या इसकी चीजें ऐसी मिली हैं, उस काल में जो समय में जो चीजें हुई हैं उसको आज के समय में समझना जस्ट बाय स्टडिंग देम, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो कई बार क्या होता है, ये रिकंस्ट्रक्ट जो करते हैं चीजों को या हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एज इन कि धार्मिक चीजें जो होती हैं उनको भी इस्तेमाल करके ये चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट
thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have a religious significance. जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं शुरुआत के, पुराने जितने भी रहे हैं, उन्होंने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को समझा जो उनको अनयूजुअल लगते थे या अनफेमिलियर थे या उसका कोई धर्म से जुड़ाव नहीं था, वो भी उन्होंने समझे हैं. These included terracotta figurines of women heavily jeweled, some with elaborate head dresses. अब इसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह की टेराकोटा से बनी हुई जो ये विमेन बेस्ड फिगरीन मिली है, इसमें अधिकतर काफी ज्यादा ज्वेलरी पहने हुए दिखाई है और सर के ऊपर भी कुछ हेड्रेस यानी कि मुकुट टाइप सा पहना हुआ दिखाया है. These were regarded as mother goddess. अब इनको बोला जाता है कि ये देवी की फिगरीन है. ठीक है. Rare stone statuary of men in almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king, was also similarly classified. और दूसरी तरफ देखा जाए तो रेयर स्टोन से बनी हुई स्टैच्यूरी मेन जो है, यानी बैठे हुए मेन की जो पोस्चर में स्टैच्यूज मिले हैं, उसके बारे में बताया गया है. वहां पे दिखाया गया है कि एक पैर जो है, एक पैर पे घुटना टिकाए वो बैठे हुए हैं और उसको बोला जा रहा है जैसे प्रीस्टिंग होता है उसी तरीके से उनको भी सिमिलरली उसी क्लासिफिकेशन में डाला है या क्लासिफाई किया है. यानी कि यहाँ पे जो ये पुरानी चीजें मिल रही हैं, जो फिगर मिल रहे हैं, जैसे कि ये है वेमेन का, तो इसको चीजों एक अलग कैटेगरी में डाला है और मैन का मिल रहा है तो उसको अलग कैटेगरी में डाला है. In other instances, structures have been assigned ritual significance. These include the Great Bath and the fire altars found in the Kalibangan and Lothal. अब दूसरे एग्जांपल्स देखे जाएं स्ट्रक्चर्स जो रिचुअल सिग्निफिकेंस यानी कि दिखाते हैं कि कुछ रिचुअल सेरेमनी जो है उससे जुड़ी हुई थी, वो जगह पे जो मतलब देखा गया है, तो उसमें क्या है बेसिकली रिचुअल इंपॉर्टेंस कैसे दिखती है. कुछ जो जगह हैं जैसे कि ग्रेट बाथ, शाही स्नान जैसे कहा जाता है, या फायर ऑल्टर्स जहाँ पे ये हवन वगैरह कराए जाते हैं, उस जगह को बोला जा रहा है. वो चीजें देखी गई हैं साइट्स कालीबंगन और लोथल में, तो उनके अलग वो दिखाए गए हैं, अलग उनको कैटेगरी में डाला गया है. समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to be depict ritual scenes. अब attempts कई कोशिशें की गई हैं रिकंस्ट्रक्ट करने की, उस समय के जो धार्मिक विश्वास हुआ करते थे या प्रैक्टिस हुआ करती थी उनको समझने की कोशिश की गई है. कैसे? जो सील्स मिली हैं उनको एग्जामिन करके, जिसमें कुछ सील्स के ऊपर रिचुअल सीन्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं. अदर्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप. और दूसरे जो हैं उस पर प्लांट्स बनाए गए हैं या इंडिकेट करते हुए कि भाई नेचर जो है उसकी भी ये पूजा अर्चना किया करते थे या उसको काफी माना करते थे, पूजा करते थे उस तरीके से. Some animals, such as the one-horned animal, often called the unicorn, depicted on seals, seem to be mythical composite creatures. अब कुछ एनिमल्स भी डिपिक्ट किए गए हैं, यानी एक सींग वाला एनिमल जिसको अधिकतर यूनिकॉर्न बोला जाता है, वो भी उस सील के ऊपर बनाया हुआ है जो किसी मिथिकल चीज को दिखाता है, कंपोजिट क्रीचर के तौर पे उसको देखा जाता है, यानी बनाया हुआ क्रीचर जो है इस तरीके से. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva, that is an early form of one of the major deities of the Hinduism. अब यहाँ पे ये नीचे दे रखा है कि एक प्रोटो शिवा सील जो है इस तरह की वो भी देखी गई है, जिसके अंदर एक फिगर यानी कि किसी को बैठे हुए दिखाया है पैर क्रॉस करके, जैसे योगा पोस्चर जो होता है उसके अंदर, और उसके आसपास जो है एनिमल्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनिमल्स बने हुए हैं. ठीक है. इसको ऐसे बोला जाता है कि ये प्रोटो शिवा को डिपेक्ट करता है, जो कि अपने आप में हिंदुइज्म के अंदर एक पहले बहुत पुरानी सबसे मेजर डाइटी, जो मेजर भगवान है, उनको माना जाता है. ठीक है. तो ये उनसे रिलेटेड सील को वो किया है इन्होंने कनेक्ट. Besides, conical stone objects have been classified as lingas, और कई सारे conical stone जो objects हैं उनको लिंगास के तौर पे भी बताया गया है. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No ma'am, no problem. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class.
Have a nice day ahead, students. God bless you all.